ओके स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? ओके बताओ, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? Sir, when light travels from one medium to another medium, also it bends. This phenomenon is called refraction of light. यस, ओके गुड। एंड निकिता? The changing of direction of light when it passes from one medium to another, whether rarer to denser or denser to rarer, it changes its direction after ओके passing. फाइन। सलोनी? Sir, bending of light when it passes from one medium to another is called reflection. ओके करेक्ट है सभी का। सो आपने रिफ्रैक्शन में पढ़ा था, जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और उसकी लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो इसको आप, इस फिनोमिनन को आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हो। एंड व्हाट कॉजेस रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन क्यों होता है? रिफ्रैक्शन इसीलिए होता है क्योंकि हर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफरेंट होती है। जैसे आपने पढ़ा था कि लाइट की स्पीड एयर में 3 × 10⁸ होती है। ओके, एंड देन व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम ग्लास तो उसकी 2.25 × 10⁸ हो जाती है। ठीक है, सो डिफरेंस इन लाइट स्पीड कॉज रिफ्रैक्शन। ठीक है, जब लाइट की स्पीड में चेंजेस आ जाता है तो इसलिए रिफ्रैक्शन हो जाता है। बट यहाँ पे डिफरेंट क्या है, वहां पे आपने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। एक रेक्टेंगुलर पीस था ग्लास स्लैब में से, तो उसमें कैसे रिफ्रैक्शन हो रहा था वो आपने उस चैप्टर में पढ़ा था। यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। व्हाट इज प्रिज्म? ग्लास प्रिज्म किसी ने देखा है? यस, पिरामिडल शेप का होता है, 3 इसके फेसेस होते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है डायरेक्ट। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से जैसे रिफ्रैक्शन होता है तो उसका डायग्राम आपको दिखाना होता है। तो ये आपकी स्क्रीन पे है। तो सबसे पहले आपको ग्लास प्रिज्म ही बनाना है, ये ट्रायंगल। ठीक है, फिर देन आपको पता था इंसिडेंट रे होती है, नॉर्मल लाइन होती है। ठीक है, तो जो इंसिडेंट रे है वो इस तरह से है, और तो इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन से आई। ओके, एंड देन ये जाके इस लाइन के परपेंडिकुलर जो होगी वो आपकी नॉर्मल लाइन होगी। ठीक है, और फिर ये अंदर जाके बैंड हो जाती है इस तरह से। देखो, आइडियली जो होता है ये इस तरह से, जैसे प्रिज्म होता है ना, तो ये लाइट हुई इस तरह से गई और इस तरह से बाहर आई। ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे। ये आपकी कौन सी हो गई? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे से जो बाहर वापस आती है उसे हम क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे। ठीक है, अब इंसिडेंट रे इधर जा रही है। ठीक है, स्ट्रेट अगर हम इसको ड्रॉ करें और इसको यहाँ से ड्रॉ करें इमर्जेंट रे को, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये वाला, ठीक है, दिस इज एंगल डी, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, यहाँ पे इस लाइन के परपेंडिकुलर ये है। ओके, तो इमर्जेंट रे और नॉर्मल, नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस।
ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये इमर्जेंट रे है, आपको इधर के तीन टर्म्स पता लगते हैं, व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड इमर्जेंट रे। ठीक है, अगर इधर नॉर्मल लाइन आप करोगे तो ये जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं हम एंगल आई, विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ है तो ये वाली क्या होगी, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आपका ग्लास प्रिज्म है। ठीक है, तो सिंपल कितनी टर्म्स है, इंसिडेंट रे गई, रिफ्रैक्टेड रे हुआ, देन जब बाहर आई इमर्जेंट रे। बस दो न्यू टर्म आपने पढ़ी है, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस भी लास्ट टाइम आपने ग्लास स्लैब पे पढ़ा था। ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंस किसके बीच में होगा, इमर्जेंट रे और नॉर्मल। ठीक है, और एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल होगा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। अभी इसका रोल भी पता चलेगा, एंगल ऑफ डेविएशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। So when a ray of light passes through a glass prism, it get bent twice at the air glass interface. तो ये दो बार बेंट होगी एंड ग्लास एयर इंटरफेस। एक तो यहाँ पे बेंड हुई, ठीक है, और when it goes from air to glass तब बेंडिंग होगी, और जब वापस ग्लास से एयर में जाएगी तब बेंडिंग होगी। So the emergent ray is deviated by an angle to the incident ray and this angle is called angle of incident। वही जो मैंने बताया कि अगर इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा उसको आप क्या बोलोगे, एंगल ऑफ डेविएशन। इज इट क्लियर, सभी को क्लियर है डायग्राम? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। डिस्पर्जन क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर। जो ये लाइट अभी आपने पीछे जो डायग्राम देखा था वो इसी को ही शो कर रहा है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डायग्राम है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे। बट जब ग्लास प्रिज्म से लाइट बाहर आती है, व्हाइट लाइट, तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। इसी फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, dispersion of white light। So when a beam of white light is passed through a glass prism, it is split up into a band of color called spectrum। This is called dispersion of white light। और ये जो आपके 7 कलर का ये बैंड बना है, ठीक है, आपने देखा भी होगा, तो इसको आप क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसमें कौन कौन से कलर होते हैं, विबग्योर। नीचे से स्टार्ट करेंगे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, यस निकिता, 2 times। So the red light bend the least and the violet light bend the most। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा कलर सबसे ज्यादा लीस्ट बैंड हुआ है। तो कौन सा सबसे लीस्ट बैंड हुआ है, आप देखकर बता सकते हो। बिल्कुल, आप देख रहे हो जो ये रेड कलर है जो सबसे ऊपर है, और ये सबसे नीचे वॉयलेट है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा बैंडिंग हुई है इसकी। ठीक है, तो जो वॉयलेट है ये सबसे ज्यादा बैंड हुआ है, और जो रेड कलर है वो सबसे लीस्ट बैंड हुआ है। इनका रीजन नेक्स्ट स्लाइड में पता लगेगा कि वाई वॉयलेट कलर बैंड द मोस्ट और रेड कलर लीस्ट।
why it is named from bottom? स्टार्टिंग ही हम मतलब वहीं से पढ़ते हैं, ये प्लेन ही हुआ। नहीं, इसके पीछे वाला। तो दिस इज हाउ द ग्लास प्रिज्म वर्क। ये ग्लास प्रिज्म है आपका पिरामिडल शेप का, और इसमें से देखो व्हाइट लाइट जा रही है, और देखो वो 7 कलर में का बैंड फॉर्म कर रही है। तो तीन टर्म आप दो टर्म आपने पढ़ी, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, वो यही है कि व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में। एंड व्हाट इज स्पेक्ट्रम? बताओ व्हाट इज स्पेक्ट्रम? The band of colors is called spectrum. Yes, the band of 7 color that is Vibgyor is known as the spectrum of white light. एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि अगर दो प्रिज्म को एक साथ वन एक के आगे एक रख दिया जाए, ठीक है, तब क्या व्हाइट लाइट स्प्लिट होगी? ये डायग्राम देखो, सबसे पहले लाइट गई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, वही रेड कलर और वॉयलेट कलर, सबसे पहले स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। देन अगेन हमने उसके आगे रिकम्बाइन किया है एक और ग्लास प्रिज्म, फिर ये लाइट इसमें जाएगी, और ये देखो व्हाइट लाइट वापस से वही आएगी, अब कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी। So recombination of the spectrum of white light produces white light। दो ग्लास प्रिज्म को जोड़ने पर आपको व्हाइट लाइट ही मिलेगी, कोई डिस्पर्जन नहीं होगा। यस, सभी को क्लियर है डायग्राम? Yes. तो आप पढ़ सकते हो, व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट इज स्प्लिट अप इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। तो फर्स्ट अपने कलर्स में ही स्प्लिट होगी। व्हेन दीज कलर्स आर अलाउड टू फॉलो ना इन्वर्टेड ग्लास प्रिज्म, फिर जो नेक्स्ट आपने ग्लास प्रिज्म रखा है इन्वर्टेड, वो दोबारा से इन कलर्स को रिकम्बाइन करके व्हाइट लाइट प्रोड्यूस कर देगा, जो आप देख भी रहे हो। सबसे पहले व्हाइट लाइट थी, दैट डिस्पर्जन हुआ, ये जो कलर्स थे वो नेक्स्ट इन्वर्टेड ग्लास प्रिज्म में गए, जो कि दोबारा रिकम्बाइन हो गए और उनसे व्हाइट लाइट बनी। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाइट लाइट में कितने कलर्स हैं? 7। Excuse me, sir. यस, Sir, why only red and violet color is shown? रेड इस डायग्राम में जस्ट टू अंडरस्टैंड, वैसे जरूरत भी नहीं थी रेड और वॉयलेट की, आप सिंपल रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे भी लिख सकते हो। Okay, sir. Light travels more slowly through water than air, so that raindrops act as prisms, bending, separating, and reflecting the light that shines through them. We can see a rainbow because the separated light is reflected toward our eyes. जस्ट अ मिनट।
तो ये जो मेरा क्वेश्चन था कि जो रेड है वो मतलब कम बैंड हुआ है, और जो ये विबग्योर है मतलब इसमें जो वॉयलेट है वो ज्यादा बैंड हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है, कोई बता सकता है? आप सभी ने स्कूल में ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। Sir, because of atmospheric refraction, the atmospheric refraction in एटमॉस्फेरिक नहीं, मेरा क्वेश्चन यही है सामने प्रिज्म से। अभी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन तो हमने पढ़ा ही नहीं। सर रेड मोस्टली विजिबल होता है एंड वॉयलेट कम विजिबल होता है। नो, और मे बी रेड इज द टॉप मोस्ट वन, तो उसमें सबसे लेस फादर लाइट जाएगी। और कोई बताना चाहेगा? सर वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो कम होती है, इसलिए उसकी स्पीड भी कम होती है ग्लास स्लैब पे। ओके, तो इसका आंसर जो है एंगल ऑफ डेविएशन बताता है। ठीक है, कि वाई मतलब सारे कलर्स एक साथ ही वाइट लाइट में क्यों नहीं बने। तो मतलब डायरेक्ट ये वाइट लाइट गई और वाइट लाइट ही क्यों नहीं आ गई बाहर। ये यहाँ से वाइट लाइट गई थी, फिर एक सिंगल, देन यहाँ से वाइट लाइट क्यों नहीं आई। ये कलर है ये क्यों डिस्पर्स हो गए अलग अलग। माय क्वेश्चन इज दैट, तो इसका आंसर कहाँ से आता है? एंगल ऑफ डेविएशन से, कि हर कलर का अपना अपना एंगल ऑफ डेविएशन है। क्यों? क्योंकि इन सभी कलर की जो ये लाइट है इनकी क्या है, अपनी अपनी वेवलेंथ है। ठीक है, वेवलेंथ। यस, Sir, the recombination of the spectrum of light you showed, एक बार उसका डायग्राम फिर से बता दीजिए, वो दो पार्ट में कैसे आ रहा है? हाँ मैं बता दूंगा, पहले ये वाला देखो। इसमें क्या होता है कि जो आपके ये कलर्स हैं, जो लाइट है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, इनकी अपनी अपनी वेवलेंथ होती है। तो रेड कलर हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ। जो रेड कलर होता है इसकी वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, लीस्ट डेविएट होता है। डेविएट मीन्स कि वो कितना बेंड कर रहा है। ठीक है, तो रेड कलर, इसलिए आप इसको कहाँ यूज करते हो? सर दैट्स व्हाई इट कम्स द फर्स्ट। यस, इसको हम डेंजर सिग्नल्स में यूज करते हैं। कभी भी हमें कुछ वार्निंग साइंस दिखाने होते हैं तो हम रेड का यूज करते हैं एज अ क्वेश्चनरी साइन। ठीक है, जैसे ट्रैफिक लाइट में रेड कलर होता है। ठीक है, या कोई ट्रेन आ रही है तब रेड कलर का फ्लैग दिखाया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेड की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। ये बिल्कुल भी एयर में क्या नहीं होगा, डेविएट नहीं होगा, और आपको बहुत दूर से आप रेड कलर को देख सकते हो। ठीक है, तो ड्यू टू द हाईएस्ट वेवलेंथ, तो इट इज लीस्ट डेविएट। तो इसलिए ये सबसे कम बैंड हुआ है। एंड जो वॉयलेट है इसका क्या आंसर होना चाहिए, अब बताओ? sir, it has the lowest wavelength. Also, यस, it is not visible in the air. तो ब्लू या ब्लू कलर हो या वॉयलेट कलर हो, मतलब नीचे से कोई भी पूछा जा सकता है, तो उनकी वेवलेंथ कम होती है, इसलिए ये बहुत जल्दी डिस्पर्स हो जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने बता दिया। ओके, नेक्स्ट अपने किताब ये पूछ रहे थे ना, ये ग्लास प्रिज्म है। फिर जो नेक्स्ट वाला ग्लास प्रिज्म होगा वो इन्वर्टेड आप रखोगे उसको, तभी तो ये कंबाइन हो पाएंगे। ठीक है, इस तरह से दो प्रिज्म नहीं रख सकते आप। ठीक है, इन दोनों को रिकम्बाइन करने के लिए क्या करोगे, एक इस तरह से Invert. होगा और एक इन्वर्ट फॉर्म में होगा, डेट इज ये। तो यहाँ से जो वाइट लाइट होगी फिर वो वही रेड और विबग्योर कलर बनाएगी, पूरा स्पेक्ट्रम बनाएगी। फिर ये जितना स्पेक्ट्रम था उसको हमें ऐसे
करना है कि वो कहाँ पे दूसरा जो इन्वर्टेड ग्लास प्रिज्म है उस पर फॉल हो, ठीक है, फिर देन वही होगा और यहाँ से वाइट लाइट प्रोड्यूस हो जाएगी। सर सिंगल ग्लास प्रिज्म को यूज नहीं कर सकते? सिंगल ग्लास का मीन्स? सर मीन्स एक ही ग्लास प्रिज्म यूज करें दो के बजाय। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट शो होगा, उसमें आपको 7 कलर मिलेंगे। So how did they meet? ऐसे कैसे प्रॉपर्टी चेंज हुई? सेकंड वाले प्रिज्म में वो 1 पॉइंट पे कैसे मीट किए? देखो इधर रिफ्रैक्शन अलग हो रहा है, इधर रिफ्रैक्शन अलग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब इसके लिए ये इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है, लेकिन जो लाइट आ रही थी हमने उसको किससे अलाइन किया हुआ है, पहले वाले से, प्रिज्म से, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो एंगल्स हैं उनका यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन कुछ और हैं, तो वो उसी अकॉर्डिंग गए कि वो नेक्स्ट वाले प्रिज्म के एंगल ऑफ डेविएशन से अलाइन कर रहे थे। ये थोड़ा अभी आपको समझ नहीं आएगा। ओके सर। हाँ, ओके नेक्स्ट, रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है? रेनबो फॉर्मेशन बताओ। सर व्हेन सन एंड रेन फॉल टुगेदर। ओके, So as अभी ने पहले ही बताओ रेनबो देखा है या नहीं? Yes, sir. सर Yes. नहीं। नहीं? सर याद नहीं है, बस 1 टाइम देखा होगा। Sir, देखा है। चलो अच्छा है जिसने देखा है। हाँ बताओ अब। So as you showed the video, उसमें as drops are there, so drops are also look like a prism only, 1 point on the top and then like triangle in the bottom. So same thing happens when there are many drops and sun as the source of light. It refracts and helps us to see. और कोई बताना चाहेगा या फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा? Sir, water droplets are acting as a prism, and the white light of the sun is falling on them, and then it is dispersed into the 7 colors, and it forms the rainbow. ओके, तो जो ये रेनबो फॉर्मेशन है, सब मतलब जब भी आप आंसर करोगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, सबसे पहले यही बताना है रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू विच फिनोमिनन? Dispersion of light. यस, मेन तो यही है, इसके अलावा एक और फिनोमिनन होता है। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से आपका रेनबो फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये कब बनता है? जब एटमॉस्फेयर में एयर ड्रॉप्स होती हैं, सॉरी, सो पहले आप ये वीडियो देखो दोबारा। Is key to the science of rainbows. Light travels more slowly through water than air, so that raindrops act as prisms, bending, separating, and reflecting the light that shines through them. We can see a rainbow because the separated light is reflected toward our eyes. तो एक्चुअल में ये इस तरह से आपको दिखाई देती है। जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें रेन ड्रॉप्स होती हैं। अब ये जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, ये एक ड्रॉप एक्ट एज अ ग्लास प्रिज्म, जो अभी आपने पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। हर ड्रॉप एक तरह से प्रिज्म की तरह बिहेव कर रही हैं। तो सन से जब इन ड्रॉप्स पे लाइट पड़ती है, ठीक है, तो इन ड्रॉप्स में से जो कलर बाहर निकलेंगे, 7 कलर्स, यही विबग्योर स्पेक्ट्रम, ये आपकी आईज में जाता है। तो जहां पे सन होता है उसी के सामने आपको रेनबो फॉर्म होके दिखाई देगा। ये नहीं है कि आप खड़े हो यहाँ और रेनबो आपके पीछे बन रहा है, ठीक है, ऐसे कभी नहीं होगा। रेनबो हमेशा वहीं दिखेगा जब आपके आगे।
Sir, rainbow is formed due to recombination of spectrum. नो, Sir, in the image it is like. ये एग्जैक्ट है। देखो यहाँ पे ये रेन ड्रॉप है। अब यहाँ पे आपको क्या नोटिस करना है कि कौन कौन से फिनोमिनन हो रहे हैं जिससे एक रेनबो बन रहा है। सबसे पहले व्हाइट लाइट आई, ठीक है, ये आपकी व्हाइट लाइट है, रेन ड्रॉप में एंटर करती है, ठीक है। अब यहाँ पे तीन फिनोमिनन हो रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। फर्स्ट कौन सा फिनोमिनन है? ये देखो व्हाइट लाइट आई और स्प्लिट हो गई 7 कलर्स में, इसको हम क्या बोलेंगे? Diffraction. dispersion, dispersion. इट इज नॉट रिफ्रैक्शन, इट इज डिस्पर्जन। यही आपको ध्यान रखना है, डिस्पर्जन हो रहे हैं यहाँ पे। सेकेंड, अब आप क्या देख रहे हो? ये पीछे वाला जो रेन ड्रॉप का सरफेस है, इट एक्ट एज अ शाइनिंग सरफेस फॉर इन स्पेक्ट्रम। ये जो स्पेक्ट्रम की लाइट जो ये लाइट्स हैं अलग अलग कलर की, ये पीछे वाले जो ड्रॉप का शाइनिंग सरफेस होगा, अब ये वहां जाके टकराएंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो यहाँ से गई और ये रिफ्लेक्ट इधर हो गई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? Diffraction. ये रिफ्रैक्शन नहीं है। रिफ्रैक्शन अभी आपने क्या पढ़ा था जब लाइट एक मीडियम से Combination. नॉट कॉम्बिनेशन, दिस इज रिफ्लेक्शन। लाइट आई, टकराई और किसी और डायरेक्शन में चली गई, रिफ्लेक्ट हो रही है ना सारी लाइट। मैंने क्या बोला कि रेन ड्रॉप के जो पीछे वाला सरफेस होता है, अब ये थोड़ा शाइनिंग हो जाता है इन लाइट्स के लिए, तो जिसकी वजह से ये एक तरह से रिफ्लेक्टर का काम करता है, तो जिससे इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ड्रॉप के अंदर ही, ठीक है। तो सेकंड फिनोमिनन क्या हो रहा है? इंटरनल रिफ्लेक्शन। Sir, but light bend हो रही है. कहाँ हो रही है? ये लाइट थी, दिस इज बेंडिंग, ठीक है। ये लाइट है, ये इधर चली गई, ये आई लाइट और इधर चली गई, क्या हम इसको बेंडिंग बोलेंगे? नो, दिस इज रिफ्लेक्शन। अब इसको इधर इमेजिन करो, ये सरफेस था, लाइट आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। अब यहाँ पे बताओ थर्ड पे क्या हो रहा है? Refraction. यस, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। लाइट एक मीडियम में थी, रेन ड्रॉप के अंदर जो मीडियम है, और यहाँ से वो बाहर चली गई किस एयर में, ठीक है। तो वन मीडियम से दूसरे मीडियम में, यहाँ क्या हो रहा है? अंदर ही मीडियम में उसके रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ डिस्पर्जन हुआ। तो रेनबो इज फॉर्म्ड बाय थ्री फिनोमिनन, फर्स्ट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, सेकेंड इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड थर्ड रिफ्रैक्शन। तो अब आप बिल्कुल इसको क्या कर सकते हो? एक्सप्लेन कर सकते हो कि रेनबो इज फॉर्म्ड व्हेन raindrops are present in the atmosphere and the sunlight enter into the raindrop. So the first phenomenon is dispersion of light, in which the white light is split into 7 colors. Then internal reflection of 7 colors occur and it cause the refraction. फिर next refraction हो जाएगा और these 7 colors are enter into your eyes, आपकी आंखों में जाएंगी और you will see the color, the rainbow. सभी को क्लियर है? Yes, sir, clear. Yes. Sir, sometimes two rainbows are seen, so double dispersion occurs. Two rainbows are seen. फिर आप अलग अलग डायरेक्शन से देख रहे हो, इसलिए दो रेनबो, मतलब ये नहीं कहेंगे कि एक ही रेनबो में दो, एक ही ड्रॉप से दो रेनबो बन गए,
मतलब वो उनका डायरेक्शन और उनकी पोजीशन ऐसी हो गई कि आपको 2 दिखाई दे रहे। तो यही एग्जैक्टली मैंने जो आपकी स्क्रीन पे है ये मैंने आपको बताया। सबसे पहले डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड थर्ड वन इज रिफ्रैक्शन। So a rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after a rain shower. It is caused by the dispersion of sunlight. जो मैंने बताया मेरी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, ये थोड़ी बुकिश लैंग्वेज है। And the water droplet act like a small prism and they refract and disperse the sunlight, then reflect it internally and finally refract it again when it come out of the raindrop. फिर वो raindrop से बाहर आ जाती हैं। तो due to the dispersion of sunlight or internal reflection, we can see the rainbow colors. तो आपको 3 ये फिनोमेन पता होना चाहिए। Okay, next है what is atmospheric refraction? कोई बताएगा? Excuse me, sir. The diagram which you showed, उसमें dispersion तो हो रही है, but dispersion के साथ first step में भी refraction. हाँ, रिफ्रैक्शन, उसे रिफ्रैक्शन ही बोलते हैं। डिस्पर्जन क्यों हुआ? क्योंकि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गए, वो रिफ्रैक्शन का ही पार्ट है, बट डिफरेंस क्या हो गया? अब यहाँ पे व्हाइट लाइट 7 कलर में टूटी, तो रिफ्रैक्शन के साथ डिस्पर्जन भी हुआ। Okay, sir. And sir, rainbow. तो my teacher told that rainbow is a full circle. तो वो full circle कैसे बनता है? फुल सर्कल? She told that rainbow is a full circle. However, वो ground आने की वजह से हमें half दिखता है. Yes, sir. Sir, it can be seen full by aircraft. यस। हाँ, तो वो तो आप जिस सरफेस पे खड़े हो उसकी वजह से आपको ढंग से क्लियर नहीं होता। होता वो पूरा मतलब ऐसा सर्कल ही बनेगा। बट सर अगर हम नॉर्मली प्रिज्म से करें तो वो तो एक तरह से स्ट्रेट पाथ पे जाता है, तो वो सर्कल कैसे बन प्रिज्म जाता से नहीं बनता। मतलब प्रिज्म से तो एक स्क्रीन, जिस स्क्रीन पे बनेगा वो तो डायरेक्ट कलर ही आपको शो होंगे। ओके, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? Sir, when refraction, यस sir, when refraction takes place in different layers of atmosphere. यस, जब हमारे एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता है उसको आप सिंपली क्या बोल सकते हो? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द रिफ्रैक्शन अकर इन एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में नेक्स्ट क्वेश्चन कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्यों है? क्योंकि हमारी जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें अलग अलग एयर प्रेजेंट होती है। ऊपर वार्म एयर होती है, देन कोल्ड एयर होती है, ठीक है, फिर वार्म एयर होती है, फिर कोल्ड एयर होती है। तो जिसकी वजह से अलग अलग मीडियम फॉर्म हो जाते हैं और इस तरह से लाइट की स्पीड भी जो होती है वहां पे चेंज होती रहती है। तो ड्यू टू द चेंजिंग इन द लाइट ऑफ द सॉरी स्पीड में जो लाइट की चेंज आएगा एटमॉस्फेरिक के मीडियम्स की वजह से, इसलिए वो क्या हो गया? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये देखो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द ग्रेजुअल चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। The refractive index of the atmosphere gradually increase toward the surface of Earth because the hot air above is less dense than the cool air below. जो हॉट एयर होती है वो डेंसर होती है और कूल एयर रेयर हो जाती है। एंड सो लाइट ग्रेजुअली बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, सो द रियल पोजीशन। ओके, अच्छा ये स्टार का था। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से अब कुछ हमें फिनोमेनन देखने को मिलते हैं, जैसे स्टार की पोजीशन। फर्स्ट एग्जांपल,
स्टार पोजीशन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सेकेंड एग्जाम्पल है। इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन समझा रहा हूँ, अभी मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं बताया। कि लाइट है, ठीक है, सन की हो या स्टार की हो, किसी कहीं से भी अगर बाहर से लाइट आ रही है तो ऊपर हॉट एयर है, ठीक है, और देन कोल्ड एयर है। तो ये जो लाइट है ये मीडियम चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से एक बार लाइट इस तरफ बेंड कर गई, फिर देन वो इस तरह से बेंड कर जाएगी अगर दूसरे मीडियम में जाएगी, फिर इस तरह से बेंड कर जाएगी। तो मतलब उसकी बेंडिंग हुए जा रही है लाइट की। तो अगर लाइट की बेंडिंग होगी, इसी को आप क्या बोलते हो? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिखते हैं, ठीक है। जैसे स्टार की पोजीशन, आपने देखा होगा स्टार बहुत दूर दिखाई देते हैं आपको, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर भी यही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से आपको स्टार की जो पोजीशन है, रियल पोजीशन, ये देखो रियल पोजीशन ये है, बट स्टार आपको कहाँ शो हो रहा है? और दूर जाके शो हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रियल पोजीशन से जो लाइट आ रही है स्टार की, वो हमारे एटमॉस्फेयर में जाके उसका रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो यहाँ से लाइट आ रही थी और देखो ये बैंड हो गई, ठीक है। अगर वो डायरेक्ट यहाँ से आती इस तरह से, ठीक है, अगर कोई लाइट का वो ना होता बेंडिंग और डायरेक्ट आपकी आइज में आ रही है, तब आपको आई जो स्टार है वो यहीं दिखाई देता। बट लाइट आ रही थी इस तरह से, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, यहाँ से सपोज एक स्टार है, यहाँ से लाइट आ रही है, वो सबसे पहले गई, बट क्या हुआ? एटमॉस्फेयर में एंटर करती उसका रिफ्रैक्शन हो गया। अब यहाँ से जो भी ऑब्जर्वर है, या आप या मैं खड़े होकर देख रहे हैं, तो लाइट क्या ऐसे टेढ़ी होके तो दिखाई देती? आपको जो ये इमेज है कहाँ दिखाई देगी स्टार की? जहाँ ये हमारी आइस में जो लाइट आई है, जहाँ वो पीछे जा रही होगी स्ट्रेट, तो स्टार की हमें एक्चुअल पोजीशन कहाँ दिखाई देगी? यहाँ। तो स्टार हमें और दूर दिखाई देते हैं जहाँ पे ये एक्चुअल में होते हैं, ठीक है। तो आपकी आंसर करने की जो लैंग्वेज होगी वो क्या होगी कि the real position of a star is different from its apparent position because of atmospheric refraction. When the light coming from the star enter into the atmosphere, it goes from hot air medium to cool air medium, that is denser to rare medium, and the light show refraction. बस इसी तरह से आपको आंसर देना है, आप अपनी लैंग्वेज में भी आंसर दे सकते हो। तीन ही पॉइंट्स में आपको आंसर देना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि किसकी वजह से हुआ, जैसे रेनबो था, मैंने आपको रेनबो में बताया कि वो तीन फिनोमिनन की वजह से होता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। यहीं पे आप 1.5 मार्क्स गैदर कर सकते हो। सेम इसी क्वेश्चन में कि स्टार की जो पोजीशन है यहाँ पे कैसे करना है, सबसे पहले कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, क्यों दिखाई दे रहा है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। फिर आप एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दो कि जो लाइट आएगी स्टार से वो एटमॉस्फेयर में जाएगी, उसका मीडियम, उसको अलग अलग मीडियम से जाना होगा, तो जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो आपकी आईज में एंटर करेगी, तो जहाँ पे इमेज शो होगी वो दूर होगी, ठीक है। तो ये 3 लाइनें लिखनी है, जस्ट किसकी वजह से हो रहा है, और फिर देन उसको एक्सप्लेन करना है उस टर्म को। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बहुत ही सिंपल और स्कोरिंग चैप्टर है ये। Sir, I was taking. देखो, ये सपोज आप हो, ये स्टार की एपरेंट पोजीशन है कि जहाँ पे वो था,
सॉरी, आई थिंक इनका वो चेंज हो गया। ये स्टार है, यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है, तो उसको देखो फर्स्ट अलग एटमॉस्फेयर में अलग मीडियम बना, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। फिर देन उसकी आइस में जो एंटर कर रही है लाइट, तो वो कहाँ दिखाई दे रही है उसकी, और ये यहाँ था लेकिन दिखाई कहाँ दे रहा है, और पीछे की ओर। ठीक है, इट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सर द डायग्राम व्हिच यू शोड उसमें वो लास्ट में वो जो सर्कल था एंड 3 डाइवर्जेंस हो रही थी, वो क्यों है? अलग अलग, जब भी अलग अलग मीडियम मिलेगा, वो जरूरी नहीं है सिर्फ 3 डाइवर्जन हो रही है, वो ज्यादा भी हो सकती है अगर बहुत ज्यादा मीडियम है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो अलग अलग मीडियम शो कर रहे हैं ये। नो सर, जो अभी लाइन वाला डायग्राम दिखाया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ये यस सर, ये ब्लू कलर की सर्कल, ये आई है। बट सर इसमें 3 पॉइंट से क्यों दिखा रहा है ये? Sir, in point- atmospheric refraction, it bends 7 times. नहीं, Sir, ज्यादा भी 7 हो layers सकता है। होती है. 7 लेयर होती है, इसका मतलब ये नहीं। कभी आपने कुछ सपोज अगर आप हलवाई की दुकान पे गए हो, तो समोसे बन रहे हैं और उसके ऊपर आपने देखा होगा आपको कुछ हिलता हिलता दिखाई देता है। किसी ने नोटिस किया है ये? सर तंदूर का भी होता है। हाँ, तंदूर का भी होता है। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो सब देखते हो। Sir, वो fog होती है. नो, इट इज नॉट fog, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ऐसा क्यों हुआ, कोई बता सकता है? उस कढ़ाई के ऊपर कौन सा जादू हो रहा है? हाँ सर, वो इसलिए हो रहा है बिकॉज वो ऑयल है एंड उस Sir, साइड वो सिर्फ फ्राई कर रहे हैं इसलिए हो रहा है. ट्राई करो। नहीं, ऑयल में डाल. बिकॉज वो जो ऑयल है दैट्स हॉट एंड मतलब अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। ये इस तरह से जो भी बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ ऐसे ऐसे ब्लर ब्लर विजन और हिलता हुआ सा कुछ नजर आता है। ठीक है, और ना तो ये ऑयल का वो है जो आप लोग कह रहे हो कि फ्राई करते हैं तो ऑयल की वजह से हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं है। कढ़ाई के ऊपर क्या हुआ, हीट की वजह से यहाँ तक की जो भी इसके आसपास का एरिया है वो क्या हो गया, वार्म हो गया, गर्म हो गया। ओके, और यहाँ पे जो इसके फिर जो भी डिस्टेंस पे एयर है वो क्या है, इससे कोल्डर है। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, sir, right. Yes, sir. ये कोल्ड है, ठीक है, इससे इस वाले रीजन से ये वाली हवा जो है वो ठंडी है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में आपको यही बताया जा रहा है कि जो आपकी अर्थ है और ये जो एटमॉस्फेयर है, इसमें अलग अलग लेयर होती है। समटाइम शुरू में एंटर करते ही कोल्ड एयर मिलेगी, फिर और अंदर जाओगे थर्मोस्फेयर आ जाएगा जिसमें हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, जहाँ पे एयर कैसी हो जाती है, वार्म हो जाती है। फिर आपकी अगेन कोल्ड एयर आ जाती है, वार्म एयर आ जाती है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके जो मीडियम है वो डेंसर और रेयर बनते जा रहे हैं। कहीं पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो जाती है, कहीं पे स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। तो जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता रहता है आपके एटमॉस्फेयर में। सेम यहाँ हो रहा है। तो जो इसके पास लाइट आ रही थी, तो वो एक कोल्ड मीडियम से वार्म मीडियम में जा रही है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे लाइट जो होती रहती है वो रिफ्रैक्टेड होती रहती है। तो यहाँ पे एक्चुअल में आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन लाइव दिखाई दे रहा है। ठीक है। Yes, sir.
और इसी तरह से जो स्टार से लाइट आ रही है वो आपके एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्ट करती रहती है, इसलिए आपको उनकी पोजीशन और भी दूर दिखाई देते हैं वो। चलो नहीं, इसके लिए आप गूगल कर लेना अर्थ की जो लेयर्स हैं अलग अलग। स्टॉप हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। सुनते रहना, इतने ठीक कर रहे हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी एग्जांपल है किसका? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज आल्सो अकर ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। Why? Because due to the changing in the position of the stars and the movement of the layer of the atmosphere, so the light from the star is sometimes brighter and sometimes fainter and it appears to twinkle. तो आपका ट्विंकल का मतलब यही होता है कि जो ये स्टार है ये आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। एक बार दिखते हैं, एक बार नहीं दिखते। ठीक है, एक बार आपको बहुत ज्यादा ब्राइट दिखाई देता है, एक बार बहुत ही डिम दिखाई देता है। इसी को आप ट्विंकलिंग बोलते हो। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि सपोज ये लाइट थी, इस बार इस डायरेक्शन से आई, देखो नेक्स्ट टाइम इसकी डायरेक्शन एक बार इस तरफ से, एक बार इस तरफ से। ठीक है, तो जब डिफरेंस आया चेंजिंग होने में, तो उसकी वजह से एक बार आपको ब्राइट दिखाई दे रही है और एक बार आपको फेंट दिखाई दे रहा है जो स्टार की लाइट है। सभी को क्लियर है? Yes. देखो सभी का आंसर बिल्कुल सेम है। Why do stars twinkle? Because of atmospheric refraction. Then आपको atmospheric refraction स्टार का डिफाइन करना पड़ता है कि कैसे लाइट आती है, अलग अलग लेयर से जाती है एटमॉस्फेयर में, वही वार्म एयर और कोल्ड एयर, जिसकी वजह से उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो समटाइम जो पहले डायरेक्शन में चेंज आया था वो वाली लाइट आपकी आईज में एंटर करती है, तब आपको इमेज दिखाई देती है। फिर जब नेक्स्ट टाइम दूसरा रिफ्रैक्शन हुआ होगा और फिर जब उसकी लाइट आपकी आईज में आई होगी, तब वो उस टाइम पे ब्राइटर भी दिख सकता है और वो फेंटर भी दिखाई दे सकता है। तो ऐसे नहीं है कि एक बार रिफ्रैक्शन हो गया तो खत्म। रिफ्रैक्शन चेंज होता रहता है क्योंकि हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर भी लगातार चेंज होता रहता है। ओके, तो आपको स्टार्स तो ट्विंकलिंग करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो मून है या प्लैनेट्स हैं वो हमें ट्विंकलिंग करते हुए नहीं नजर आते। वाई? ऐसा क्यों? Sir, because star emits their Sir, because there is no atmosphere on moon. मून because they're closer to the planets are much farther, but stars are close, and also stars emit their own light. बट दोनों के दोनों ही बिल्कुल भी ट्विंक, जैसे सन है, सन भी ट्विंकल करता हुआ नहीं नजर आता। और आपका ये प्लैनेट हो गया वीनस, आपने देखा होगा इवनिंग टाइम में, तो ये बिल्कुल भी ट्विंकलिंग नहीं करते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए अर्थ है तो अर्थ के मून बहुत क्लोज है। ठीक है, ड्यू टू द क्लोज डिस्टेंस, तो एक पूरा का पूरा सरफेस है, मतलब ये अर्थ है
ये मून एंड सन। तो सन की जो भी लाइट आती है वो मून पे रिफ्लेक्ट होके अर्थ के ऊपर आती है, यही होता है ना। तो Yes. तो अर्थ मून के बहुत क्लोजली डिस्टेंडेड है, मतलब बहुत पास में है वो। तो जिसकी वजह से मून जो होता है वो इसके ऊपर जो भी पूरा इसका सरफेस है वहां से क्या हो रहा है, कलेक्शन ऑफ लाइट आ रही है, नॉट एज अ सिंगल रे। जैसे स्टार से एक लाइट रे आ रही थी क्योंकि वो बहुत ही दूर ही होते हैं, ठीक है। तो वहां से एक सिंगल रे आती है और फिर वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, बट मून में ऐसा नहीं है। मून क्योंकि अर्थ के पास है जिसकी वजह से कलेक्शन ऑफ लाइट आ रही है, इधर से भी लाइट आ रही है, इधर से भी आ रही है। तो क्या होता है, जब एक जगह से बहुत सारी लाइट आती है तो आपका उसको पूरा का पूरा सरफेस दिखाई देता है, ठीक है। तो इस केस में रिफ्रैक्शन नहीं हो पाता क्योंकि इधर से भी लाइट आई, इधर से भी लाइट आई, तो आपकी आईज में एक साथ बहुत सारी लाइट गई और जिसकी वजह से आपको पूरा का पूरा मून दिखाई दे जाता है या प्लैनेट दिखाई दे जाता है, ठीक है। सर डिस्टेंस की वजह से भी होता है। यस, क्योंकि अगर जितना डिस्टेंस पे जाओ दूर जाओगे तो वहां से एक सिंगल रे आएगी, लेकिन जितना पास से आप देखोगे किसी को, तो जैसे अभी आप अपनी फोन की स्क्रीन देख रहे हो, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, कलेक्शन ऑफ लाइट आपकी आईज में आ रही है तो आपको एक एक कोना कोना उसका दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेम ऐसे मून में होता है, जो भी सन की लाइट है वो हर सरफेस पे से आ रही है रिफ्लेक्ट होके, तो इसलिए आपको पूरा का पूरा मून दिखाई दे जाता है, वो बिल्कुल भी ट्विंकलिंग नहीं करता। So sir, we can give the reason that star is point size. That's why. Yes. So planets are closer to the Earth than stars. The light from stars are considered as a point source. तो जो स्टार से लाइट आती है उसे तो हम एक एज अ सिंगल रे मानेंगे, एज अ पॉइंटेड सोर्स मानेंगे लाइट का। बट जो लाइट फ्रॉम प्लैनेट्स आर कंसिडर्ड एज अ एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, मतलब एज अ कलेक्शन ऑफ लाइट। सो द लाइट फ्रॉम द प्लैनेट नलीफाई द ट्विंकलिंग इफेक्ट। तो वहां पे एक साथ इतना ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है कि बिल्कुल ही ट्विंकलिंग इफेक्ट जो होता है खत्म हो जाता है। तो ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर। बाकी कोई किसी को डाउट तो नहीं है? बाकी पढ़ो, बुक से पढ़ो ये वाला टॉपिक, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, Yes. Okay, sir. Thank you, sir. Good evening. गुड इवनिंग। Good evening, sir. सर वेवलेंथ वाला फॉर्मूला करना है। नहीं।